हेलो बच्चों, आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई वो सारी वीडियो मैंने व्याकरण से संबंधित बनाई है। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं कक्षा 10वीं की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ इसके मामले में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके दो भाग हैं, ए भाग और बी भाग। ए भाग में दो पुस्तक आती हैं, वो पुस्तक है कृतिका और क्षितिज। बी भाग में दो पुस्तक आती हैं जो है स्पर्श और संचय। तो आज मैं सबसे पहले बी भाग का में जो स्पर्श वाली पुस्तक है उसमें दो खंड हैं, गद्य खंड व पद्य खंड। तो मैं गद्य खंड की पहली पाठ है जो है बड़े भाई साहब, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहला जो पाठ है बड़े भाई साहब, ये पाठ जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी के बारे में आप जानते ही हैं कि प्रेमचंद जी ही एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जन का और अपना नाता एक सटीक रूप में एक साथ जोड़ा। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था और इनका स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1980 को हुआ। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचना लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और आत्मकथाएं लिखी, बहुत कुछ लिखी। लेकिन इनके कुछ उपन्यास हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, वो है उपन्यास वरदान, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, गमन, प्रतिज्ञा। ये उनके सारे उपन्यास हैं। भाषा शैली की अगर बात करें तो उन्होंने भाषा शैली एकदम सीधी, सरल, सहज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि जन जन से संबंध स्थापित करने के लिए तथा जनता को पूर्ण रूप से अपने से संबंधित करने के लिए जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा है एकदम की सीधी सादी सरल भाषा है। उन्होंने हिंदी का भी प्रयोग किया है, उन्होंने संस्कृत का भी प्रयोग किया है और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया है। शैली अगर उनकी कहा जाए तो उन्होंने सभी शैलियों में लिखा है, लेकिन जो पाठ है गद्य खंड का पाठ एक जो है बड़े भाई साहब, यह है उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। आत्मकथात्मक शैली में लिखने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने स्वयं अपनी जीवन का वर्णन इस पाठ के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसमें लेखक दो भाई हैं, वो दोनों भाई गांव से आते हैं। गांव से आने के बाद वो शहर में एक हॉस्टल में रहते हैं और एक हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं। तो इस कथा के माध्यम से लेखक अपने जो बड़े भाई हैं उनका जो बालपन है उस बालपन को किस प्रकार से उनका बालपन खत्म हुआ है, किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बालपन को जी नहीं पाते हैं, बचपन की घटनाओं का मजा नहीं ले पाते हैं, वह सब इस पाठ के माध्यम से किया गया है। बड़े भाई साहब पाठ जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन इस पाठ में उन्होंने बताया है कि आदर्शवादिता का अधिक प्रयोग करने के कारण जो बड़े भाई साहब हैं उनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खो गया है। तो आत्मकथात्मक शैली दो भाइयों की लिखी हुई एक कहानी है बड़े भाई साहब। इस कहानी में दो भाई हैं, एक बड़ा भाई जो छोटे भाई से 5 वर्ष उम्र में बड़ा है, और लेकिन अगर कक्षा में अंतर देखा जाए तो वो केवल 3 वर्ष का ही उनमें अंतर है। दोनों भाई गांव से शहर में आए हैं, हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रह करके वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बड़े भाई साहब हमेशा ही पढ़ाई करते रहते हैं और हमेशा पढ़ाई में ही कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। लेकिन छोटा भाई, उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, वह हमेशा खेलने कूदने मौज मस्ती करने में ही लगा रहता है। वो कभी कंकरियां उछालता है, कभी किसी बच्चों के साथ मस्ती करता है, कभी खेलता है। तो इन सब कामों को करते रहने के कारण उसका पूरा समय खेलने कूदने में ही व्यस्त होता है और उसी में ही बीत जाता है। बड़े भाई साहब ये चीजें सब देख करके अत्यंत नाराज होते हैं। वो छोटे भाई को भयंकर डांटते हैं और डांटते हैं, उसे कहते हैं कि उसे उससे सबक लेना चाहिए। बड़े भाई कितनी मेहनत करते हैं, उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। अगर वह यह सब नहीं करना चाहता है तो उसे वापस गांव चला जाना चाहिए। इसलिए वो भाई को बहुत डांटते हैं। तो बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को डांटने के कारण छोटा भाई जो अत्यंत निराश हो जाता है। अब वो सोचता है कि उसे भी कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा। तो वो एक टाइम टेबल बनाता है
वो टाइम टेबल बनाता है, टाइम टेबल के माध्यम से वो सोचता है कि मैं इसके अनुसार अब पढ़ाई करूंगा और बड़े भाई साहब को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने दूंगा, वो नाराज भी नहीं होंगे। लेकिन जब वो टाइम टेबल बनाता है तो टाइम टेबल बनाते समय उसमें खेल कूद के टाइम टेबल में पीरियड बनाना भूल जाता है और केवल उसमें पढ़ाई का टाइम टेबल बना देता है। तो ये तो संभव ही नहीं था कि वो पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता और पूरा दिन उसे ही पढ़ता रहता। तो वो जो उसका टाइम टेबल है वो खेल कूद की भेंट चढ़ जाता है और वो टाइम टेबल के आधार पर पढ़ना तो ध्यान नहीं रहता और खेलने कूदने में उसका समय सारा फिर दोबारा से व्यतीत होने लगता है। बड़े भाई साहब की डांट और फटकार का छोटे भाई पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। अब वह अपना लगातार खेल खेलता रहा। कुछ समय बाद वार्षिक परीक्षा हुई और वार्षिक परीक्षा होने के बाद क्या हुआ, बड़े भाई साहब तो कक्षा में फेल हो गए और छोटा भाई जो है वो प्रथम श्रेणी में पास हो गया। लेकिन प्रथम श्रेणी में पास होने के कारण उसकी उच्छृंखलता थोड़ी और बढ़ गई। अब उसका और ज्यादा समय खेलकूद में व्यतीत होने लगा। पहले तो बड़े भाई साहब इस बात को थोड़ा छोड़ देते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वो केवल खेल में ही मन लगा रहा है तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि किसी भी चीज का अभिमान अच्छा नहीं होता। अभिमान तो रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का भी नहीं रहा, उसका भी अस्तित्व मिट गया। शैतान और शाह खान का भी अस्तित्व मिट गया। तुमको अभिमान या घमंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 9वीं कक्षा एक बहुत कठिन कक्षा है। इसमें इतिहास, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि अनेक विषय हैं। इन विषयों के कारण इसकी पढ़ाई अत्यधिक कठिन है और तुम्हारी कक्षा अभी बहुत छोटी है, इसलिए तुम्हें लगा कि बिना पढ़े ही तुम पास हो गए हो, लेकिन बिना पढ़े ही पास नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। छोटा भाई ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ। थोड़ा बहुत उसने पढ़ने के बारे में सोचा और इसके बाद दोबारा से वार्षिक परीक्षाएं हुई। लेकिन जब दोबारा से वार्षिक परीक्षाएं हुई तो छोटा भाई उनमें फिर पास हो गया और बड़ा भाई साहब फेल हो गए। लेकिन बड़े भाई साहब फेल होने के कारण इस बार बड़े भाई साहब का थोड़ा सा दिमाग जो है वो असंतुलित होने लगा। उनको दुख होने लगा कि वो इतनी मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि बड़े भाई साहब कभी बाहर नहीं खेलने जाते थे। अगर उनका पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा हो तो कागज लेकर के बैठ जाते, कागज पे पक्षियों के चित्र बनाने, किसी के भी चित्र बनाने, एक ही शब्द को 10-10 बार लिखना, लेकिन बाहर नहीं जानना, क्योंकि वो छोटे भाई के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रकार बड़े भाई साहब जब फेल हो गए थे, इस बार वो अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटना फटकारना बंद कर दिया। और छोटा भाई भी की स्थिति ये थी कि उसके दिमाग में ये धारणा बन गई कि वो तो पढ़े या ना पढ़े वो पास हो ही जाएगा। ऐसा सोच करके उसकी स्वच्छंदता और बढ़ती गई और बड़े भाई साहब शर्म के मारे या दुख के कारण उसे कुछ भी नहीं कहते थे। अब इन तीनों उसको एक नया शौक लगा। वो नया शौक था पतंगबाजी का शौक। वो पतंग उड़ाने में उसका मन ज्यादा लगने लगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो उसने ये बात अपने बड़े भाई साहब से छिपा करके रखी। एक दिन क्या हुआ, वो पतंग को लूटता हुआ सड़क पर दौड़ रहा था, भाग रहा था कि भागते भागते एकदम सामने से बड़े भाई साहब आया, वो उनसे टकरा गया। तो जैसे ही वो उनके सामने पड़ा, एकदम टकरा गया, तो बड़े भाई साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ये सब चीजें देख करके बड़े भाई साहब को गुस्सा तो आया। तब उन्होंने उसे समझाया और समझाते हुए कहा कि देखो, पढ़ाई में पास होना एक अलग बात है, कक्षा में पास होना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में अनुभव का महत्व सबसे अधिक होता है। और भले ही तुम आज 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, लेकिन 8वीं कक्षा में पढ़ने से तुम्हारा अनुभव ज्यादा नहीं हो जाता। पहले के जमाने में तो 8वीं पास व्यक्ति तो तहसीलदार बन जाया करते थे और तुम अभी तक खेलने कूदने में ही लगे हुए हो। भले मैं तुमसे ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं हूँ, बड़ी कक्षा में नहीं हूँ, लेकिन अनुभव तो मुझे ही तुमसे ज्यादा है। ऐसे हमारे हेडमास्टर साहब हैं, दादी हैं, दादा है और मम्मी है, पिताजी है, ये सब लोग भले पढ़े लिखे ज्यादा ना हो, लेकिन इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। उनकी ये सब बातें सुनकर के छोटा भाई नतमस्तक हो जाता है, अपना सिर झुका लेता है और शर्म के मारे कहता है कि अब भाई साहब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, वो कहते हैं बड़े भाई साहब उसे
कि खेलने का मन उनका भी करता है, कूदने का मन उनका भी करता है, मस्ती करने का मन उनका भी करता है, लेकिन ये सब काम अगर वो करेंगे तो वो उसे शिक्षा क्या देंगे? वो उसे शिक्षा देने के लिए ही अपने बचपन के इन कामों को नहीं करते हैं। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, एक पतंग कट करके आती है और पतंग कटती हुई आती है और उसका डोरा नीचे लटक रहा होता है। तो बड़े भाई साहब जैसे ही उसे देखते हैं, बड़े भाई साहब लंबे भी हैं, इसलिए वो एकदम भागते हैं और भागते हुए उस पतंग को पकड़ते हैं। छोटा भाई उनका हाथ पकड़ लेता है और दोनों भागते हुए हॉस्टल चले जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। खास बातें ये हैं कि भले ही इस पाठ में, इस कहानी में बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब में उम्र का अंतर 5 वर्ष है, कक्षा का अंतर 3 वर्ष है, लेकिन इस जो पाठ है उसमें क्या दिखाया गया कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, यानी कि उसमें केवल किताबी ज्ञान को महत्व दिया गया है, कार्य कुशलता बढ़ाने का उसमें अभाव है और किताबी ज्ञान को महत्व दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने लिखने की रटंत विद्या होने के कारण व्यक्ति का बचपन खो जाता है, वो क्रियाशील नहीं रह पाता है, और खेलों व क्रियाओं को महत्व नहीं दिया गया है, जबकि खेलों व क्रियाओं को पढ़ाई के साथ ही महत्व दिया जाना चाहिए। अतः प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी अत्यंत ही सजीव, सरल और महत्वपूर्ण है तथा लोगों के दिल को छूने वाली है। अभी मैंने आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित आत्मकथात्मक कहानी बड़े भाई साहब के बारे में समझाया, लेकिन उसके आधार पर मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आपको स्वयं करना है। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं कर सका? ये आपको याद होना चाहिए। टाइम टेबल बनाते समय उसने उसमें खेल के लिए कोई भी पीरियड नहीं लगाया था, तो आपको इस हिसाब से उसका आंसर लिखना है। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छा क्यों दबानी पड़ती थी छोटे भाई के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए? तो इसको भी आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा पढ़ाई की सलाह देते थे, और क्यों देते थे ये मैंने आपको बता दिया। लेखक ने भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? जब दूसरी बार कक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए तो उन्होंने उसको डांटना बंद कर दिया, तो उसकी स्वच्छंदता और अधिक बढ़ गई और वो अपना खेल कूदने में ज्यादा मन लगाने लगा। बड़े भाई साहब दूसरी बार पास होने पर लेखक के व्यवहार में क्या अंतर आया? दूसरी बार पास होने के बाद लेखक के व्यवहार में यह अंतर आया कि वह यह सोचने लगा कि वो तो पढ़े या ना पढ़े, वो पास हो ही जाएगा। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए, जब उनका पढ़ने का मन नहीं करता था लेकिन वो बाहर खेलने नहीं जा पाते थे, तो कागज पे पशु पक्षियों के चित्र बनाते रहते थे, ड्राइंग बनाते रहते थे और किसी न किसी शब्द को 2-2, 3-3 बार लिखते रहते थे। इस प्रकार ये पाठ एक बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखित मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया और इसके अभ्यास प्रश्न भी आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।